एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन। आपका सब्जेक्ट है कौन 211 कृषि वित्त सहकारिता। इसके अंतर्गत आपका टॉपिक है जो चल रहा था टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्रेडिट, ऋण का वर्गीकरण, किसान फार्मर या व्यवसायी जो लोन लेता है एग्रीकल्चर से संबंधित या कोई भी लोन लेता है तो किन किन बेस पर लोन लेता है, उनको किस किन शर्तों पर लोन लिया जाता है, किस किस कार्य के लिए लोन लेते हैं, वही टॉपिक का अध्ययन हम इसमें करेंगे। उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रेडिट, ऋण का वर्गीकरण। पहला है आप पढ़ भी चुके हैं पिछले क्लास में, बेस्ड ऑन द पर्पस, उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण। बेस्ड ऑन द पर्पस, उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण। उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण को भी 4 भागों में बांटा गया है। उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण, बेस्ड ऑन द पर्पस, उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण को भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, दूसरा प्रोडक्शन क्रेडिट, बी प्रोडक्शन क्रेडिट, सी मार्केटिंग क्रेडिट, डी कंजम्पशन क्रेडिट, बेस्ड ऑन द पर्पस, उद्देश्य के आधार पर जब ऋण का वर्गीकरण होता है तो 4 भाग में बांटा जाता है। यह अध्ययन आप पिछले क्लास में भी कर चुके हैं, रिपीट कर दे रहे हैं। पहला है डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। कोई भी व्यवसाय, खेती या कृषि से संबंधित कोई भी व्यवसाय करने के लिए हमको कुछ संसाधनों का निर्माण करना पड़ता है, जैसे ट्रैक्टर, टेबल, बिल्डिंग, फार्म हाउस, डेयरी चलाने के लिए बिल्डिंग, चारा तरह तरह के आवास वगैरह पे खर्च करना पड़ता है। वो डेवलपमेंट या इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कहलाता है। अगर उस पर्पज के लिए हम लोन लेते हैं तो वह डेवलपमेंट या इन्वेस्टमेंट कहलाता है। मान लो हमको डेयरी का व्यवसाय करना है, डेयरी भी जो है खेती से संबंधित व्यवसाय है, पशुपालन के लिए व्यवसाय करना है, उनको जानवरों के लिए उनका जो शेड, उनका हाउस, गोदाम, ये सब चीजें बनवाना पड़ेगा। उनके चारे की व्यवस्था के लिए सारी चीजें बनवानी पड़ती है। अगर हम फार्म हाउस बनवा रहे हैं तो फार्म हाउस के लिए भी बिल्डिंग, मशीनरी, बड़े बड़े यंत्र, ट्रैक्टर, टिबिल आदि चीजों का हमको निर्माण करना पड़ता है। ये है कोई भी व्यवसाय शुरू करने के लिए तो उनके संसाधनों का निर्माण करना पड़ता है। उसमें बहुत लंबे तौर पर पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम उसके लिए लोन लेते हैं तो वह डेवलपमेंट या इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कहलाता है। यह बेस्ड ऑन पर्पस का पहले हेडिंग है। दूसरा प्रोडक्शन क्रेडिट। अगर हम उत्पादन के लिए ऋण लेते हैं तो वह प्रोडक्शन क्रेडिट कहलाता है। यह शॉर्ट टर्म लोन के भी अंतर्गत आता है, या किसान क्रेडिट कार्ड से भी इसको लेते हैं। प्रोडक्शन के लिए ऋण, जैसे फसल उत्पादन के लिए हमको जो है खेत की जुताई, सीड, बीज, दवा, खाद, सिंचाई, लेबर और फील्ड प्रिपरेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक, पूरा उत्पादन तक की जो खर्चा आता है उसके लिए हम जो कर्ज लेते हैं या जो लागत के लिए कर्ज लेते हैं वो प्रोडक्शन ऋण कहलाता है। फसल को निश्चित करने के बाद हम उसको रिपेमेंट या कवर कर देते हैं, वापस कर देते हैं, वह प्रोडक्शन क्रेडिट कहलाता है। सी
मार्केटिंग क्रेडिट, अगर हम फसल को बेचने के लिए, उसको प्रोसेसिंग के लिए, ग्रेडिंग के लिए, बेचिंग के लिए, ट्रांसपोर्टिंग के लिए या मार्केट में पहुंचाने के लिए जो भी खर्चे आते हैं वह मार्केटिंग क्रेडिट कहलाता है। हम उसके लिए जो लोन लेते हैं वह मार्केटिंग क्रेडिट ऋण कहा जाता है। चौथा है लास्ट, कंजम्पशन क्रेडिट। यह तरह तरह के फंक्शन, शादी विवाह या जो है किसी के जो है डेथ में जो खर्चे आते हैं, ज्वेलरी बनवाने संबंधित इस तरह के जो तरह तरह के सामाजिक कार्य के लिए जो ऋण दिया जाता है या खाने पीने की वस्तुओं के लिए परचेज के लिए जो ऋण लेते हैं वह कंजम्पशन क्रेडिट कहलाता है, जो उपभोग ऋण कहलाता है। पहला क्या है, डेवलपमेंट, इसका हिंदी हुआ विकास के लिए ऋण, विकास के लिए। दूसरा उत्पादन ऋण, उत्पादन ऋण। तीसरा मार्केटिंग ऋण, व्यापार के लिए ऋण। चौथा उपभोग के लिए। यह आपका हुआ बेस्ड ऑन द पर्पज, उद्देश्य के आधार पर ऋण का वर्गीकरण आपको जो 4 भागों में बांटा गया है। पहला डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, दूसरा प्रोडक्शन क्रेडिट, तीसरा मार्केटिंग क्रेडिट, चौथा कंजम्पशन क्रेडिट। 4 प्रकार से 4 प्रकार के उद्देश्य के लिए ऋण लिया जाता है। यह आपका हुआ। अब दूसरा रीपेमेंट पीरियड। बेस्ड ऑन रीपेमेंट पीरियड, वर्गीकरण का दूसरा टॉपिक है आपका बेस्ड ऑन रीपेमेंट, बेस्ड ऑन द रीपेमेंट। रीपेमेंट पीरियड, बेस्ड ऑन द रीपेमेंट पीरियड, जमा करने के अवधि के आधार पर ऋण। इसकी हिंदी हुई जमा करने के अवधि के आधार पर ऋण। दूसरा वर्गीकरण है आपका बेस्ड ऑन द रीपेमेंट पीरियड, जमा करने के अवधि के आधार पर पेमेंट। यह आपका जो 3 प्रकार से होता है। इसका वर्गीकरण इसको 3 भाग में बांटते हैं। पहला शॉर्ट टर्म क्रेडिट, दूसरा मिड टर्म क्रेडिट, तीसरा लॉन्ग टर्म क्रेडिट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट, दूसरा मीडियम टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट, तीसरा लॉन्ग टर्म क्रेडिट, लॉन्ग टर्म क्रेडिट। पहला आपका शॉर्ट टर्म क्रेडिट, कम अवधि वाले बेस्ड ऑन द रीपेमेंट पीरियड, जमा करने के अवधि के आधार पर वर्गीकरण। पहला शॉर्ट टर्म क्रेडिट, दूसरा मीडियम टर्म क्रेडिट, तीसरा लॉन्ग टर्म क्रेडिट। पहला शॉर्ट टर्म क्रेडिट 6 से 18 महीने के लिए, मीडियम टर्म क्रेडिट 2 से 25 वर्ष, 2 से 5 वर्ष के लिए, 2 से 5 ईयर। लॉन्ग टर्म क्रेडिट मोर देन 5 ईयर। पहला शॉर्ट टर्म क्रेडिट ये 6 से 18 महीने
क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट और लॉन्ग टर्म क्रेडिट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट फसल ऋण के लिए लिया जाता है, जिससे फसल के उत्पादन के बाद उनको 6 से 18 महीने में जो जमा किया जा सके, फसल ऋण कहते हैं इसको। दूसरा मीडियम टर्म क्रेडिट, यह फसल के लिए जो है छोटे छोटे संसाधनों के लिए लिया जाता है, जो कि 2 से 5 वर्ष के लिए है, जैसे छोटे छोटे मशीनरी यंत्र लेना, ट्यूबवेल वगैरह लगाना, पशुपालन के लिए भैंस खरीदना, गाय खरीदना, बकरी खरीदना, मुर्गी खरीदना, इन सब के लिए 2 से 5 वर्ष के लिए होता है, तो मीडियम टर्म लोन कहलाता है, मध्य वाले ऋण। लॉन्ग टर्म लोन यह 5 वर्ष से अधिक के लिए होता है। इसके लिए जो है जमीन खरीदना, खेती के लिए जमीन खरीदना, भूमि का सुधार कराना, भूमि का समतल कराना, बड़े बड़े ट्रैक्टर यंत्र लेना, बिल्डिंग लेना, जमीन लेना, जो बड़े बड़े खर्चे होते हैं, इनको जो लॉन्ग टर्म क्रेडिट के अंतर्गत रखते हैं। इनकी अवधि 5 वर्ष से अधिक के लिए होती है, ठीक है ना। अगर हम जमा करने की अवधि पे हम जो लोन लेते हैं वह 3 प्रकार से होते हैं, या 3 भाग में बांटा गया है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट, लॉन्ग टर्म क्रेडिट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट फसल उत्पादन के लिए इसका ड्यूरेशन है 6 से 18 मंथ, 6 से 18 महीने में इनको जमा करना होता है। इनको फसल उत्पादन के लिए लेते हैं। मीडियम टर्म लोन 2 से 5 वर्ष के लिए छोटे छोटे मशीनरी यंत्र, पशुपालन, मुर्गी पालन, भेड़ बकरी पालन या इनके जानवरों के छोटे छोटे यंत्र के लिए होता है। इनको 2 साल से 5 साल तक जमा करना रहता है। लॉन्ग टर्म क्रेडिट यह 5 साल के अधिक 5 साल से ज्यादा अवधि के लिए लिया जाता है। इनका काम जमीन खरीदना, लैंड खरीदना, लैंड का परचेज करना, भूमि का सुधार करना, भूमि का संतुलीकरण करना, बड़े बड़े बिल्डिंग, फार्म हाउस, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, ट्रैक्टर आज के परचेज के लिए, या बड़े बड़े मशीनरी यंत्र, कंबाइन, इस तरह के यंत्र खरीदने के लिए लिया जाता है। इनको लॉन्ग टर्म लोन कहते हैं। यह 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए लिया जाता है। यह आपका बेस्ड ऑन रिपेमेंट पर्पज। अब सिक्योरिटी के आधार पर अगला वर्गीकरण आपका सिक्योरिटी के आधार पर, सुरक्षा के आधार पर वर्गीकरण बेस्ड ऑन सिक्योरिटी, सुरक्षा के आधार पर। यह लोन देने वाले के हित के लिए होता है। यह वर्गीकरण लोन देने वाला या कर्ज देने वाले के हित के लिए होता है, जिससे उसका कर्ज न डूबे, उसके सुरक्षा के आधार पर होता है। सिक्योरिटी सिक्योरिटी सुरक्षा के आधार पर, सुरक्षा के आधार पर। सुरक्षा के आधार पर भी इसको जो 3 भागों में बांटा गया है, या 3 प्रकार से होता है। फार्म मोर्टगेज क्रेडिट पहला, फार्म मोर्टगेज क्रेडिट, दूसरा कोलेटरल क्रेडिट, कोलेटरल क्रेडिट और चैटल क्रेडिट। चैटल क्रेडिट, पर्सनल क्रेडिट, पहला फार्म मोर्टगेज क्रेडिट, जमीन को बंधक बना के ऋण देना। बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी, सुरक्षा के आधार पर ऋण, सुरक्षा के आधार पर ऋण, सुरक्षा के आधार पर ऋण, यह ऋण देने वालों के लिए
सुरक्षित रहता है। ऋण की वापसी में, रिपेमेंट में कोई दिक्कत आए तो यह वर्गीकरण उनके कार्य आ सके। ठीक है ना। पहला फार मोर्टगेज क्रेडिट, आपके जमीन को बंधक बनाकर ऋण देना, आपके जमीन के कागज या जमीन को बंधक बनाकर, जमीन को गिरवी रखकर जो लोन या ऋण दिया जाता है वह फार मोर्टगेज क्रेडिट, यह पहला आता है। दूसरा कोलेटरल क्रेडिट और चैटल क्रेडिट। कोलेटरल क्रेडिट इसके बाद पर्सनल क्रेडिट। कोलेटरल क्रेडिट उस प्रॉपर्टी के हैसियत के हिसाब से उसके डॉक्यूमेंट्स लगा के जो लोन लिए जाते हैं वो कोलेटरल क्रेडिट या चैटल क्रेडिट। जैसे आपके वेयर हाउस गोदाम का जितना इनकम होने वाला है, वेयर हाउस में जितना माल रखा है उसकी रसीद या स्लिप लगा के, आपके कोल्ड स्टोर में जितना जमा है उसकी रिसिप्ट लगा के, आपके कोल्ड स्टोर में मान लो जो 100 कुंटल या 1000 कुंटल आलू या कोई सब्जी या कोई ऐसे प्रोडक्शन आपने जो जमा कर रखा है उसकी रिसिप्ट लगा के कोलेटरल क्रेडिट या चैटल क्रेडिट पे आप ऋण ले सकते हैं। वेयर हाउस में आपने जमा कर रखा है या बड़े बड़े आपके पास दुधारू जानवर है, उनका इनकम मान लो आपके यहाँ डेयरी में जो 100 लीटर दूध होता है उसकी सिर्फ डेयरी की स्लिप लगा के, आपके अपने इनकम की स्लिप लगा के जो ऋण या कर्ज लेते हैं वो कोलेटरल क्रेडिट या चैटल क्रेडिट के अंतर्गत आता है। इसके बाद पर्सनल क्रेडिट अपने इनकम के कैपेसिटी के अनुसार जो ऋण लिया जाता है वो पर्सनल क्रेडिट, अपना पर्सनल इनकम कितना है, अपना पर्सनल बिहेव कितना है, उसके हिसाब से जो ऋण लिया जाता है वो पर्सनल क्रेडिट। अपना कुछ न कुछ बंधक के रूप में रख देना पर्सनल लोन कहलाता है। अपना जमीन गिरवी रख देना, जेवर गिरवी रख देना, अपना पर्सनल क्रेडिट, इस तरह से जो लोन लिए जाते हैं बेहदाना सुरक्षा के आधार पर ऋण देने वाले के सुरक्षा पर निर्भर करता है, जिससे उसकी पूंजी या उसका फंड लॉस ना हो, रीपेमेंट होने की निश्चितता बनी रहे। ओके। अगला जनरेशन ऑफ सरप्लस फंड based on the generation of surplus fund based on the generation of surplus fund। बचत धन के आधार पर ऋण, बचत धन के आधार पर ऋण, यह दो बचत धन के आधार पर ऋण, यह दो प्रकार से होता है। पहला सेल्फ लिक्विडिटी क्रेडिट, सेल्फ लिक्विडिटी क्रेडिट, लिक्विडिटी क्रेडिट और दूसरा नॉन सेल्फ लिक्विडिटी क्रेडिट, दूसरा नॉन सेल्फ लिक्विडिटी क्रेडिट बेस्ड ऑन द जनरेशन सरप्लस फंड के आधार पर जब वर्गीकरण करते हैं तो यह दो प्रकार से है, सेल्फ लिक्विडिटी क्रेडिट और नॉन सेल्फ लिक्विडिटी क्रेडिट। सेल्फ लिक्विडिटी क्रेडिट के आधार पर यह है कि हमको कहां कहां खर्च करना है वह हमारे ऊपर निर्भर है। हम जो ऋण लेते हैं, मान लो फसल उत्पादन के लिए जो ऋण लेते हैं तो कहां कहां पे खर्च करना है, कितने समय में वापस होगा। जैसे फसल ऋण है वो 6 से 18 महीने में वापस हो जाता है तो हम उसको जल्दी पेमेंट कर देते हैं। हमारा जो डेयरी से
व्यवसाय है या हमारा पर्सनल व्यवसाय है वह कितने दिन में वापस हो जाएगा और कितनी अवधि में हम उसको जमा कर देंगे, तो सेल्फ लिक्विडिटी या आधार पर वर्गीकरण। दूसरा आपका जो है नॉन सेल्फ लिक्विडिटी क्रेडिट पीरियड, या बड़े बड़े प्रोजेक्ट जब कोई कार्य करने के लिए प्लान या प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, एक कमेटी या समिति या गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, उस प्रोजेक्ट की एक निश्चित अवधि होती है, कहाँ पे कितना लिक्विडेट करना है, कहाँ कितना खर्च करना है, उस धन उस फंड को कहाँ कितना खर्च करना है और किन किन पार्ट में लेना है, वह नॉन सेल्फ लिक्विडिटी क्रेडिट होती है। प्रोजेक्ट वगैरह में जो धन लगाए जाते हैं, इन्वेस्ट किए जाते हैं, उसके लिए जो कर्ज लिया जाता है वह कई पार्ट में लिया जाता है और शिफ्ट वाइज एक किस्त वाइज उनको जमा करना होता है। जैसे सेल्फ लिक्विडिटी क्रेडिट है तो हम जो है फसल ऋण हमने ले लिया तो हम अपने हिसाब से खाद बीज दवा जमा करके अपना 6 से 18 महीने उसको जमा कर दिया, मीटर लोन ले लिए उसकी अवधि के हिसाब से जमा कर दिए। लेकिन नॉन सेल्फ लिक्विडिटी क्रेडिट जो होती है वो प्रोजेक्ट पर पहले ही निर्भर होती है कि हमने मान लो 2 करोड़ का ऋण लिया तो प्रिपरेशन में कितना फंड देगा, हमको 2 करोड़ एक साथ नहीं मिलेगा, हमको फिर प्रिपरेशन में बिल्डिंग बनाने के लिए मटेरियल के लिए कुछ पैसा मिल जाएगा, कुछ बाद में मिलेगा, कुछ मार्केटिंग के लिए मिलेगा, शिफ्ट वाइज पैसा हमको मिलता रहेगा और पर ईयर के हिसाब से हमको इतना रिटर्न करना है, उस हिसाब से हमको एक चार्ट के रूप में मिलेगा और उस हिसाब से लिक्विडेट करना होगा और जमा करना होगा। यह बेस्ड ऑन द जनरेशन सरप्लस फंड, इसके आधार पर वर्गीकरण यह 2 प्रकार से होता है। आपने पढ़ लिया सेल्फ लिक्विडिटी क्रेडिट और नॉन सेल्फ लिक्विडिटी क्रेडिट। सेल्फ लिक्विडिटी क्रेडिट जब हमारे हिसाब से अपना बनाया हुआ एक आइडिया होता है और उस पर क्रेडिट लेते हैं और उसके समय के अवधि के अनुसार जमा करते हैं तो सेल्फ लिक्विडिटी क्रेडिट होती है। लेकिन अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए हम खर्च करते हैं तो नॉन सेल्फ लिक्विडिटी क्रेडिट होती है। उस प्रोजेक्ट के हिसाब से बनाए हुए प्लानिंग और फार्मूले के हिसाब से और जमा करने की अवधि के हिसाब से हम तय करते हैं वह नॉन सेल्फ लिक्विडिटी क्रेडिट कहलाती है। ठीक है, अब based on the creditor or lender wise credit, based on the creditor or lender wise credit, based on the creditor or lender wise credit, ऋण देने वाली संस्था के आधार पर वर्गीकरण। यह आपका क्या हुआ, 5वां क्या है आपका, बेस्ड ऑन द क्रेडिटर और लेंडर वाइज क्रेडिट, ऋण देने वाली संस्था के आधार पर वर्गीकरण। यह 2 प्रकार से होता है। पहला नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसी, दूसरा इंस्टीट्यूशनल एजेंसी। पहला क्या है, नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसी, नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसी और दूसरा इंस्टीट्यूशनल एजेंसी। गैर संस्थागत ऋण, पहला नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसी गैर संस्थागत ऋण और इंस्टीट्यूशनल का है संस्थागत ऋण। गैर संस्थागत ऋण क्या है और संस्थागत ऋण क्या है, यह क्रेडिटर के हिसाब से वर्गीकरण या कर्ज देने वाली संस्था के हिसाब से वर्गीकरण। यह 2 प्रकार से है, गैर संस्थागत ऋण और संस्थागत ऋण। गैर संस्थागत ऋण क्या है कि जिसका कोई भी प्रमाण, कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी जो है लीगल पॉइंट नहीं होता,
और ऋण देने वाला अपने मनमानी ढंग से लेता है, जैसे गांव का साहूकार, जमींदार और जो है बिना रजिस्ट्रेशन के ब्याज देने वाले, तरह तरह की छोटी एजेंसियां होती हैं जिनमें पेपर वर्क नहीं करना पड़ता और जो है व्यवसायी या फसल के लिए फसल के खरीदने वाले व्यापारी एडवांस में कर्ज दे देते हैं और आपका फसल सस्ते दामों पर ले लेते हैं। और बड़े बड़े माफिया और जमींदार लैंडलॉर्ड भी आपको पैसा दे देते हैं और मनमानी ढंग से कर्ज वसूल करते हैं। उनका कोई रजिस्ट्रेशन, कोई लीगल पॉइंट नहीं होता, ना इनके अगेंस्ट आप कहीं कोर्ट कचहरी या इनके खिलाफ कोई बयान कर सकते हैं। यह शिक्षा न होने के कारण या किसान फार्मर पेपर वर्क से घबरा कर इन व्यक्तियों से कर्ज लेता है और नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसी के अंतर्गत आता है। अब दूसरा क्या है, इंस्टीट्यूशनल एजेंसी क्या है, संस्थागत ऋण, इनका रजिस्ट्रेशन होता है या लीगल पॉइंट होता है। इनका ऋण देने के पहले सारी शर्तें इनकी निश्चित होती हैं और इनके अगेंस्ट आप कोर्ट में भी जा सकते हैं, या आपके साथ धोखा नहीं कर सकते। और नॉन इंस्टीट्यूशनल वाले आपके साथ बाद में कुछ भी व्यवहार कर ले, अपनी जबरदस्ती कर ले, आप इनके अगेंस्ट कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि इनका कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, न आपको कोई ऐसा पेपर देते हैं। ठीक है ना, ये होगा बेस्ड ऑन द क्रेडिटर एजेंसी, ऋण देने वाली संस्था के आधार पर ऋण। अब लास्ट है नंबर ऑफ एक्टिविटी सर्विस बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्टिविटी सर्विस। बेस्ड ऑन द एक्टिविटी सर्विसेज, आपके कार्य के आधार पर लोन, कार्य के आधार पर लोन या दो प्रकार से होता है। लास्ट है आपका 6 पॉइंट, बेस्ड ऑन द एक्टिविटी लोन या एक्टिविटी सर्व लोन। बेस्ड ऑन द एक्टिविटी सर्व लोन, यह दो प्रकार से होता है। पहला सिंगल पर्पज, दूसरा कंपोजिट पर्पज। सिंगल पर्पज क्या होता है और कंपोजिट पर्पज क्या होता है? जब कर्ज लेने वाला किसी एक व्यवसाय के लिए ऋण लेता है या किसी सिंगल व्यवसाय के लिए, मान लो फसल उत्पादन के लिए ले लिया, सिर्फ सिंगल व्यवसाय के लिए या पशुपालन के लिए ले लिया, और उस सिंगल व्यवसाय से ही उसका रीपेमेंट करता है, पैसे को रिटर्न करता है और एक ही व्यवसाय होता है, तो वह सिंगल पर्पज एक्टिविटी कहलाता है। दूसरा कंपोजिट एक्टिविटी, जब एक से अधिक व्यवसाय के लिए एक साथ कंबाइंड में ऋण लिया जाता है, वह कंपोजिट पर्पज एक्टिविटी कहलाता है। जैसे फसल उत्पादन के साथ पशुपालन, मछली पालन, पोल्ट्री, मुर्गी पालन, फिश पालन, इस तरह से, या कोई प्रोसेसिंग के लिए या कोई मार्केटिंग के लिए, कई चीजों को मिला के कंपोजिट पर्पज एक्टिविटी कहलाता है। इस दोनों में अंतर यह होता है, मान लो सिंगल पर्पज से लिए लिया गया ऋण, मान लो वह बिजनेस फेल हो गया या किसी आपदा के कारण फॉल्ट हो गया, तो वह किसान या फार्मर उसको कवर नहीं कर पाता है। लेकिन कंपोजिट पर्पज से लिया गया लोन, एक व्यवसाय फॉल्ट होने से दूसरे या तीसरे व्यवसाय से हम कवर कर लेते हैं। यह आपका हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ क्रेडिट। आपने 6 पॉइंट पढ़े, बेस्ड ऑन 6 प्रकार से होते हैं, उसकी अलग अलग पॉइंट को आपने अध्ययन किया। ऋण कितने प्रकार से ऋण लिया जाता है या किस किस प्रकार से लिया जाता है, क्या क्या बेस्ड होता है इनका, ये सारी चीजें आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत आती है। आपको नोट पीडीएफ में हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको जो है मिल जाएगा। अब आपका अगला टॉपिक है, इसका अध्ययन हम अगले क्लास में करेंगे, क्रेडिट एनालिसिस।
एनालिसिस। अगला टॉपिक आपका है क्रेडिट एनालिसिस। एनालिसिस इनका अध्ययन हम अगले क्लास में करेंगे। ऋण विश्लेषण, ऋण विश्लेषण, विश्लेषण ऋण देने के लिए विश्लेषण, क्रेडिट एनालिसिस। किन किन शर्तों के आधार पर, किन किन फार्मूलों के आधार पर ऋण देना चाहिए। आपके फाइनेंस विभाग के अर्थशास्त्रियों ने कुछ फार्मूले, कुछ नियम बनाए हैं जिनका अध्ययन आप इसमें करेंगे। वो जो क्रेडिट एनालिसिस के अंतर्गत आते हैं आपका जो 3RS, 5CS और 7PS, इनके कुछ फार्मूले हैं, इनके कुछ रूल रेगुलेशन है जिनके आधार पर ऋण दिया जाता है। वह क्रेडिट एनालिसिस के अंतर्गत, ऋण विश्लेषण के अंतर्गत आप इनका अध्ययन करेंगे। ये फार्मूला है आपका, 3 फार्मूले हैं। पहला 3RS, दूसरा 5CS, तीसरा थर्ड 7PS। 3RS, 5CS और 7PS ये क्रेडिट एनालिसिस में आप इसका अध्ययन अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू। ओके।